Jai Hind, my dear students. If you are preparing for your MNS paper, this could be the very important topic for your examination. In today's video, what we are going to do? We are going to learn some important events under some of the governor journals of India. Okay? आज की वीडियो में हम क्या करने वाले बेटा? जो इंडिया के गवर्नर जर्नल्स थे उनके अंडर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई थी जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड. लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग से पहले देयर वर ओनली द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट जो गवर्नर ऑफ बंगाल था बेटा दैट वाज लॉर्ड क्लाइव. लॉर्ड क्लाइव जो थे वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे. बट विद द कमिंग ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, तो वो 1772 में बंगाल के गवर्नर बने थे और 1773 में विद द रेगुलेटिंग एक्ट ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड आप देखें बेटा 1772 से 1785 तक था. व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुई थी बेटा वो क्या थी? नंबर वन, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. रेगुलेटिंग एक्ट जो था बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्क था उसको चेक करने के लिए था. बिफोर दैट देयर वर सो मेनी न्यूज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके वर्क में बहुत ज्यादा बैंकरप्सी हो गई है, वो बहुत करप्ट है एंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड अंडर दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग जैसे ही बेटा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने उन्होंने क्या किया? ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल से खत्म कर दिया. ये ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था बच्चे? ये ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम विच वाज एस्टैब्लिश बाय क्लाइव. ये लॉर्ड क्लाइव ने एस्टैब्लिश किया था. अकॉर्डिंग टू दिस जो बंगाल का रूल था वो दो तरह से था. ठीक है, वन वाज द दीवानी and another was the निजामत. ठीक है, so what was the दीवानी? दीवानी क्या चीज होती थी बेटा? रेवेन्यू राइट्स. तो रेवेन्यू राइट्स विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये जो निजामत थी, निजामत वाज विद जो बंगाल का नवाब था, दैट रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल. तो दीवानी का मतलब है वहां के रेवेन्यू राइट्स जो उस टाइम में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज सीन बाय द नवाब ऑफ बंगाल. ठीक है, तो इसका मतलब होता है ड्वेल सिस्टम. ये ड्वेल सिस्टम जो था वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784. एंड व्हाट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट वाज एक्ट टू रिफॉर्म सम ऑफ द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट. रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी बेटा उनको ठीक करने के लिए जो एक्ट आया था दैट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट. ओके, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड करी थी विद द हेल्प ऑफ द विलियम जोन्स. ठीक है, एंड जमींदार्स वर गिवन द जुडिशियल पावर. जमींदार्स को ही पावर दे दी गई थी कि जितने भी वो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं थोड़े बहुत. एंड द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर आल्सो एस्टैब्लिश इन ईच डिस्ट्रिक्ट. And on the other hand, one of the great achievement of the Warren Hastings was the Treaty of Purandar, which was fought in 1776. ये जो मराठा के पेशवास थे और ईस्ट इंडिया कंपनी मिस वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुई थी, इसके अंडर क्या था? जो इंग्लिश पीपल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने पेशवा, जो नेक्स्ट पेशवा था दैट वाज द सवाई माधव राव, उनको एज अ पेशवा एक्सेप्ट कर लिया था. एंड ऑन द अदर हैंड मराठास को क्या बोला गया था कि दे विल नॉट कीप द फ्रेंच फोर्सेस इन देयर टेरिटरीज. फ्रेंच फोर्सेस को मराठास के साथ कोलैबोरेशन होने से मना कर दिया गया था. और जो मराठास का पेशवा था सवाई माधव राव, उनको एज अ पेशवा एक्सेप्ट कर लिया गया था. ठीक है, तो इट वाज वन ऑफ द ग्रेट ट्रीटी बेसिकली बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठास. ओके, नेक्स्ट जो बेटा आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे दैट वाज जॉन मैकफर्सन. ना ही वाज अ टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी वो अपॉइंट हुए थे, एक्टिंग गवर्नर जनरल थे 1885 से 1786 तक. तो 1 ईयर के लिए वो रहे थे. बहुत ज्यादा काम उन्होंने अपने टाइम पीरियड में नहीं किया था. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आए उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड द टाइम पीरियड वाज 1786 टू 1793. ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, वर द वर्क्स विच वर डन बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस.
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। व्हाट वाज दिस परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट वाज रिलेटेड विद द जमींदारी प्रथा, ठीक है। और इट मींस अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जमींदार्स को बोलती थी कि वो एक परमानेंट जो भी टैक्स फिक्स किया जाता था वो जमींदारों से ले लेती थी, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अब नाउ इट वाज ऑन द जमींदार्स कि वो अपने किसानों से कितना रेवेन्यू लेते हैं, कितना टैक्स लेते हैं, कितना कर लेते हैं। सो दिस वाज द परमानेंट सेटलमेंट। ये कब हुई थी? 1793। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जो उसने काम किया था, दैट वाज ही इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज जिसको अभी आप आईएएस बोलते हो, अर्लियर इट वाज नोन एज आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, नाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दैट इज व्हाई कॉर्नवालिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ओके, he also introduced the new police system in 1791. On the other hand, this was the very important treaty जो कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी, दैट वाज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड द नेम ऑफ द ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो टीपू सुल्तान था उसकी पावर को स्प्रेड करने से बहुत ज्यादा एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगी थी, एंड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान की तो डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इन दिस वे ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन जो है उसमें दिया है। ओके, नेक्स्ट बेटा ही एस्टैब्लिश्ड द अपीलेट कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स, ठीक है, जहां पे ऐसे कोर्ट्स जहां पे आप अपील कर सकते हो वो कोर्ट्स एंड द लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। एंड द फर्स्ट चार्टर एक्ट आल्सो केम ड्यूरिंग हिज पीरियड इन 1793। व्हाट आर दीज चार्टर एक्ट्स? चार्टर एक्ट्स एक्चुअली 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी एंड इट गॉट द मोनोपोली राइट फॉर द 15 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद उनके रूल्स को बार बार जो उनको एक्सटेंड किया गया था कि उनका क्या रोल रहेगा इंडिया में आके, उस सारे एक्ट्स को हम चार्टर एक्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में उन्हीं के टाइम में आया था। नेक्स्ट वाज द जॉन शोर 1793 टू 1798, उनके टाइम में भी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया था, ठीक है। बट ही वॉज वेरी काम काइंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ही अडॉप्टेड कि इंडियन रूलर्स और उनके जो डोमिनेंट स्टेटस है, उनके जो डोमिनेंट एरियाज है, जो उनकी किंगडम्स है जहां पे वो रूल करते हैं उसमें वो इंटरवीन नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लॉर्ड आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वाज द लॉर्ड वेल्सली। He was also very important. From 1798 to 1805 was his time period because of his policy of the subsidiary alliance. What was this subsidiary alliance बेटा? ये क्या होता था? This was the great system which was started by the Wellesley in 1798, and because of this British rule reached up to its pinnacle. वो एक बहुत हाइट पे पहुंच गया था बेटा। Subsidiary alliance में क्या होता था? There were Indian kings, ओके, इंडियन किंग्स होते थे बेटा, ठीक है। उनको ब्रिटिश क्या बोलते थे? उनको बोला जाता था कि आप हमारी आर्मी को, ठीक है, क्या कर लो, आर्मी को हमारी रख लो। उनको जितनी भी सैलरीज दी जाएंगी, वेजेस दी जाएंगी, या जो उनके अदर एक्सपेंसेस होंगे, ऑल विल बी लुक आफ्टर बाय द इंडियन किंग्स, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका क्या काम था? इंडियन किंग्स को दूसरे किंग के अटैक से सेव करना। तो दिस वाज द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया था बेटा, और वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि आप इमेजिन कर लो कि ब्रिटिश आर्मी को इंडियन किंग्स ने पालना पोसना स्टार्ट कर दिया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कहाँ से जो इंडियंस की एक इंडिपेंडेंस थी, फ्रीडम थी, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। ओके, उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम में हुई थी। ट्रीटी ऑफ बेसिन इन 1802 विद द पेशवा इनके टाइम में हुई थी। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ बंगाल टाइगर बिकॉज टाइगर एट द टाइम आपको पता ही है वो स्ट्रिप्ड टाइगर जो है सुंदरबन डेल्टास में बहुत मिलते हैं। तो ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही कॉल्ड हिमसेल्फ बंगाल टाइगर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मद्रास प्रेसिडेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज रूल। There were the three important presidencies during the British rule. One was the Calcutta, another was the Mumbai and the Madras, ठीक है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो भी आपका तमिलनाडु और चेन्नई, जिसका नाम अभी तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई है, तो प्रेसिडेंसी उनके टाइम में फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आए थे बेटा आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वाज सर जॉर्ज बार्लो।
1805 टू 1807 बहुत टाइम पीरियड नहीं था। उनके टाइम में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, दैट वाज द बैंक ऑफ कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश। बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाउ दिस बैंक इज नोन एज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग जो उनके टाइम पीरियड में हुई थी। देन लॉर्ड मिंटो 1807 टू 1813, ठीक है। इनके टेन्योर के टाइम में भी कोई बहुत ऐसा वर्क नहीं हुआ जिसका आपको MNS में क्वेश्चन बन सकता है। ओनली द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, केम ड्यूरिंग his rule. Then the another important governor general of Bengal was the Lord Hastings, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो 1813 टू 1823 तक वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे। एट हिज टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी, ओके। तो जो मद्रास थे उसके गवर्नर थे, जो बॉम्बे था उसका भी गवर्नर्स थे, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो सबऑर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ओके। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो उनके टाइम में हुई थी दैट वाज द बेटा रायतवाड़ी सिस्टम ऑफ मद्रास। जो रायत होते हैं रिलेटेड विद द जो आपके किसानों के साथ, उनकी फील्ड के साथ, रायत मीन्स पीजेंट, ठीक है। तो रायतवाड़ी सिस्टम जो है मद्रास में स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इन 1820। एंड द अनदर वाज द महालवाड़ी सिस्टम, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर, ठीक है, लैंड रेवेन्यू के साथ ही रिलेटेड था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस मीन्स आपका जो उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, पंजाब वाला कुछ थोड़ा सा पार्ट है, तो वहां पे ये स्टार्ट किया गया था। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स थॉमसन, ओके। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट वर्क जो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुए थे 1813 टू 1823। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट लॉर्ड आए थे दैट वाज द लॉर्ड एमर्स्ट, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज द 1823 टू 1828। ड्यूरिंग हिज टाइम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैपनिंग जो हुई थी दैट वाज फर्स्ट एंग्लो वर्मीज वॉर। वर्मा के साथ इनकी वॉर हुई थी। एंड इन दिस वॉर जो वर्मिस किंग था उसको इतना ह्यूमिलेट किया गया था, उसकी डिफीट इतनी ह्यूमिलेटिंग थी कि ही वाज फोर्स टू पे द 1 मिलियन पॉन्ड्स एज ए कंपनसेशन, ओके। तो ये सारी वेल्थ लेके तो ये लोग इतने रिच हो गए बेटा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आए आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे बेटा दैट वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बेटा किसके, इंडिया के, ठीक है। वो 1828 से लेके 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, और 1833 टू 1835 तक वो इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया, एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ही एबॉलिश्ड द कोर्ट सिस्टम ऑफ कोर्ट जिसमें वो अपील करते थे, और जो सर्किट सेटअप था सारा जो कॉर्नवालिस ने एस्टैब्लिश किया था उसको उन्होंने एबॉलिश किया था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ही वाज अ वेरी जनरस काइंड ऑफ लॉर्ड, सो ही सॉ सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स जो कंट्री में होती थी, सुपर नेचुरल थी और नॉट गुड फॉर द फीमेल्स ऑफ द कंट्री, उनको एबॉलिश करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। और यू कैन से कि राजा राम मोहन राय ने, विलियम बेंटिक, दोनों ने मिलकर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी उनको खत्म किया था। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा वॉज एबॉलिश इन 1829 विद द हेल्प ऑफ द राजा राम मोहन राय, एंड दे सुप्रेस द ठगीज। ठगीज जैसे अभी मॉडर्न टाइम में आप देखते हो ना बेटा, स्कैम्स हो जाते हैं, आपके बैंक से पैसा चला जाता है, या रास्ते में गाड़ियां रोक के लोग जो है वो लूट लेते हैं। तो एट इन द एंशिएंट टाइम या इन द दैट टाइम व्हेन जिसकी हम बात कर रहे हैं उस टाइम में भी ये ठग्स बहुत ज्यादा थे। तो बिजनेसमैन को या जो लोग वहां से जाते थे जर्नी पे उनको वो लूटते थे। तो विलियम बेंटिक ने बेटा विलियम स्लीमैन को चार्ज दिया था कि जितने भी ठग्स हैं उनका जो मिलियंस है, उन्होंने जो कोहराम मचा के रखा है उसको खत्म करना है। फ्रॉम 1831 टू 1837 more than 3000 thugs were convicted। 3000 thugs को पकड़ा गया बेटा, ठीक है। so that वो जितना भी लूट घुसोट करते हैं या इवन मर्डर कर देते हैं लोगों का, तो उसको बहुत ज्यादा खत्म किया गया।
फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चे को जो है वो पैदा होते ही मार देना या अंदर ही मार देना पेट में ही, तो ये भी 1929 में उन्होंने बैन करके रखा था। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हैपनिंग जो उनके टाइम में हुई थी, दैट वाज द मैकॉले मिनट्स। ये मैकॉले मिनट्स क्या था बेटा, ये जो लॉर्ड मैकॉले थे, ही केम टू इंडिया टू सजेस्ट द रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए आए थे। इन 1835 ये मैकॉले मिनट जो था वो एजुकेशन के ऊपर एक आप बोल सकते हो कि पॉलिसी थी विच वाज डिक्लेयर्ड, एंड इन दिस पॉलिसी इट वाज सेड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। मीन्स आपका जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, इट शुड हैव द ऑफिशियल स्टेटस इन द कंट्री, और इंग्लिश ही एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए, जिसको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आए आपके लॉर्ड ऑकलैंड, दैट इज फ्रॉम 1836 टू 1842, बट इतना उनके टाइम में इतना कुछ रेवोल्यूशनरी वर्क जो थे वो नहीं हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट आए थे बेटा यहाँ पे लॉर्ड एलनबर्ग फ्रॉम 1842 टू 1844। इनके टाइम में क्या हुआ था, फर्स्ट अफगान वॉर, टर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट अफगान वॉर, सिंध को उन्होंने एनेक्स किया था, अपने अंदर लेके आए थे। वॉर विद ग्वालियर हुई थी 1843 में, और स्लेवरी वाज एबॉलिश इन इंडिया इन 1844। ये स्लेवरी जो है बेटा, जिसके लिए आपको पता है कि वैसे स्लेवरी जो था इट वाज अ ट्रायंगल ट्रेड। ट्रायंगल ट्रेड मींस यूरोप से मर्चेंट जाते थे अफ्रीका, एंड अफ्रीका से दे यूज्ड टू बाय द स्लेव्स एंड यूज्ड टू गो इन अमेरिका, और अमेरिका में भी बेसिकली जो अटलांटिक ओशन में कैरिबियन आइलैंड है वहां पे जाके, तो ये ट्रायंगल स्लेव ट्रेड था, इसके लिए बड़ा स्ट्रगल किया गया, ठीक है ना। इवन अगर आपको पता है कि 1965 तक जो अमेरिका में सिविल राइट्स वहां पे ब्लैक लोगों को नहीं थे, तो a kind of the impact of the slavery, but it was abolished from India in 1844. नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके लॉर्ड हार्डिंग्स 1844 टू 1848। फर्स्ट सिख वॉर इनके टाइम में हुई थी 45 से 46, 1845 से 1846 के बीच में। ट्रिटी ऑफ लाहौर 1846 में हुई थी, एंड ड्यू टू द ट्रिटी ऑफ लाहौर द सोवेनिटी ऑफ सिख was actually ended in India। सिख बहुत पावरफुल होते थे उस टाइम में, लेकिन ट्रिटी ऑफ लाहौर से जो उनकी सोवेनिटी थी, इंडिपेंडेंस थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। एंड ऑन द अदर हैंड फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस को उन्होंने बैन कर दिया था। कहाँ पे, गोंड्स, जो आपको पता है गोंड इज अ ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है, ट्राइबल है इन पीपल, तो यहाँ पे ये सारा ह्यूमन सेक्रीफाइस और ये सब कुछ चलता है, तो ये उन्होंने वहां से एबॉलिश करवाया था। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो आते हैं इंडिया के, दैट वाज लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने में जिसका सबसे ज्यादा रोल माना जाता है, दैट इज ऑफ द लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बेटा अनदर वर्क भी हुए थे, वो कौन कौन से थे। First railway line from Bombay to Thane was opened during the time of Lord Dalhousie in 1853, और सेम ईयर ही कलकत्ता और आगरा को, ठीक है, कनेक्ट किया गया था टेलीग्राफ से। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट वर्क भी करवाए। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1849 में उनके टाइम में हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से सिख्स वर डिफीटेड, एंड लॉर्ड डलहौजी ने होल ऑफ पंजाब को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया था। आपको पता ही है, उसके बाद अगर हम रेवोल्यूशंस की बात करते हैं तो पंजाब ने बहुत ज्यादा, रॉयल सत्याग्रह की बात कर लो आप, जलियांवाला बाग इंसिडेंट की बात कर लो, नॉन कॉपरेशन की बात करो, पंजाब प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, ओके। तो ये पूरे पंजाब को कैप्चर करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो 1849 में हुई थी बेटा, सिख्स को बिल्कुल डिफीट करके अपने यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने उसको ऐड कर लिया। द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये सबसे बड़ी उनकी पॉलिसी थी बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ऐसा बोलते थे कि किसी भी इंडियन रूलर का अगर कोई मेल हायर नहीं है, मींस उनका कोई वंशज लड़का, और वो भी खुद का गोद लिया हुआ नहीं है, तो उसकी जितनी भी किंगडम है, जितने भी एरियाज हैं, वो ब्रिटिश एम्पायर में ऐड हो जाएंगे। दिस वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स की नीति से बोलते, मतलब लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इमेजिन करो कि हमारे टेरिटरी है, हम जिस मर्जी को दें, लेकिन वो जबरदस्ती हमसे छीन लेते थे। अगर
इंडियन रूलर्स का कोई भी मेल हायर नहीं होता था, ठीक है। तो सतारा वॉज नंबर फर्स्ट, जिसको 1848 में अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिश एम्पायर में ऐड किया गया था बेटा। उसके बाद जयपुर, ठीक है, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी एरियाज को लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर जो था बेटा वो अपनी टेरिटरीज में ऐड कर लिया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको आता है कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट? द फर्स्ट स्टेट वाज द सतारा, दैट इज इन महाराष्ट्र, which was captured by the Lord Dalhousie under the doctrine of lapse. Okay? इसके बाद देखो बेटा, लॉर्ड डलहौजी ने और क्या काम किए? पोस्टल सिस्टम एस्टैब्लिश इन इंडिया, जिसने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इजियर बना दिया। अभी तो बहुत ज्यादा आपको पता है कि बहुत ज्यादा सिस्टम आ गए कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट आ गया, आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसने तो कम्युनिकेशन को तो रेवोल्यूशन लेके आ गया, बट एट दैट टाइम इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ही एबॉलिश टाइटल्स एंड पेंशंस, ठीक है। बहुत सारे जो उस टाइम में जो भी नवाब थे, किंग्स थे, उनको जो पेंशन मिलती थी उसको उसने एबॉलिश किया। उनको जो स्पेशल टाइटल्स उनको संबोधित किया जाता था उसको खत्म किया। विडो रीमैरिज एक्ट ही पास्ड इन 1856। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। He made Shimla as a summer capital of the British India. At that time, he also British the place, हिमाचल में उसको बोलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा यहाँ पे, प्लेस है डलहौजी, ठीक है। तो उसको उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, तो उस प्लेस का नाम ही जो है वो डलहौजी पड़ गया, तो वो उन्हीं के नाम पे पड़ा। शिमला जो है वो का वेदर टोटली लाइक वेदर ऑफ द इंग्लैंड, तो ही मेड शिमला एज अ समर कैपिटल फॉर द ब्रिटिश पीपल। ऑन दी अदर हैंड लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हुआ बेटा, दैट वाज इन 1854, दैट वाज द वुड्स डिस्पैच। अभी हमने किया 1835 में लॉर्ड्स मिकॉले मिनट्स, इन विच इट वाज टोल्ड दैट कि द मीडियम ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश। उसके बाद जो नेक्स्ट बेटा एजुकेशन में नेक्स्ट कमीशन आया था, दैट वाज द वुड्स डिस्पैच। और वुड्स डिस्पैच जो था वो एक सिस्टम था जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया में भी स्कूलिंग का, एजुकेशन का वो और यूनिवर्सिटीज का वो वैसा सिस्टम होना चाहिए जैसा कि इंग्लैंड में, एक प्रॉपर सिस्टम एस्टैब्लिश होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द PWD, है ना। PWD आपको पता है ना, आपके रोड्स, वाटर सप्लाई सबको ये मैनेज करते, तो PWD भी ड्यूरिंग उन्हीं के टाइम में एस्टैब्लिश किया गया था। And the Charter Act of 1853 was also came during the time of the Lord Dalhousie. तो आप देख सकते हो बेटा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में कितने सारे वर्क्स जो हैं वो किए गए हैं, ठीक है। तो ही इज अ रियल आर्किटेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद बेटा आते हैं चार्ल्स कैनिन, ठीक है। ही इज फ्रॉम 1856 टू 1862। बट जो चार्ल्स कैनिन थे बेटा, जो लॉर्ड कैनिन जिसको आप बोल सकते हो, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, ठीक है। एंड द फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया। आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उससे इंडियन जो रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर से इंडियन आर्मी भी, जो इंडियन आर्मी में लोग थे वो भी बहुत डिससेटिस्फाइड थे, एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस जो उस टाइम में चलते आ रहे थे, तो 1857 में रेवोल्यूशन, फर्स्ट रिवोल्ट, इंडिपेंडेंस रिवोल्ट इंडिया में हुआ था। एंड विद दैट 1858 में विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होके इंडिया डायरेक्टली केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल और वाइसराय एक ही पोस्ट को मर्ज कर दिया गया बेटा। तो जो लॉर्ड कैनिन थे अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं काम कर रहे थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑफिसर थे। सो ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया. So in the next video, we are going to see about the different viceroys and the what work they have done, जिसमें से आपको MNS में बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे आपको इम्पोर्टेंट, जैसे सती प्रथा हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो फ्रीक्वेंटली, बहुत कॉमन सी क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो आप इसको देखो, एक बार स्टडी करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम वॉइसराय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।